हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन पे। दरअसल ये चैप्टर जो हम लोग के इंडियन ज्योग्राफी में है, इसमें मुख्यतः पढ़ना हम लोग को वनों के बारे में है, लेकिन वेजिटेशन चैप्टर जो दिया हुआ है टॉपिक, उसको हम लोग डिटेल कवर करेंगे, तो इसमें वन भी आ जाएंगे। ये टॉपिक जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टेट कमीशंस होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, या मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भारत के संदर्भ में देखेंगे हम लोग कि नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति, इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे कौन किन किन तत्वों से प्रभावित होता है। तो इस चैप्टर को बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती है ना, कि पादपों का वह समुच्चय, पादपों का वह समुच्चय जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगता और बढ़ता है, यानी कि इनका उद्भव और संवर्धन बिना मानवीय हस्तक्षेप के होता है। और ये प्राकृतिक वनस्पतियों का समुच्चय होता है। इसमें घास से लेकर और बड़े वृक्षों तक को शामिल किया जाता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि पौधों की जातियों के उस समुच्चय से है, उस समुच्चय से है जो एक निश्चित पर्यावरण में पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के, बिना मानवीय हस्तक्षेप का मतलब होता है कि कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, या कोई मनुष्य इसको नहीं लगाता है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। अब इनमें क्या क्या शामिल है, इनमें झाड़ियां भी है, घास भी है, और बड़े वृक्षों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। अब भारत के जो पादप समूह है या जो वनस्पतियां हैं, इनको मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। किस आधार पे, कि ये देशज है कि ये विदेशज है। देशज का मतलब है कि जो यहीं के वातावरण में उत्पन्न हुई है और यहीं के वातावरण में संवर्धन करती है। प्राकृतिक रूप से यह भारत के अलावा वो कहीं और नहीं पाई जाती है। ठीक है। विदेशज प्रजातियों का मतलब है कि ये प्रजातियां भारत की मौलिक नहीं है, मौलिक प्रजातियां भारत की नहीं है। ये कहीं ना कहीं भारत के बाहर से आई है और विभिन्न एजेंटों द्वारा लाई गई है, जिसमें पक्षी भी हो सकते हैं, पौने भी हो सकती हैं, प्रवाहित जल हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। तो उनके द्वारा ये विदेश से या बाहर से लाई गई है। अब देखिए, भारत की कुल वनस्पति प्रजाति का लगभग 60% क्या है, देशज है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% जो है वो किसी न किसी प्रकार से भारत के बाहर से लाई गई है। ठीक है। अब कौन लाया है, तो उसमें क्यों हो सकता है, पशु पक्षी हो सकते हैं, मनुष्य हो सकता है, या प्रवाहित जल हो सकता है, या प्रवाहित पौने हो सकती हैं, उनके द्वारा लाई गई। अब ये कैसे लाई गई होंगी, तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक तो इधर से बहुत से पशु पक्षी आते हैं, हिमालय को क्रॉस करके बहुत से पशु पक्षी आते हैं, फिर समुद्र के रास्ते बहुत से पशु पक्षी आते हैं। तो इसका मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों द्वारा या विभिन्न अलग अलग दिशाओं द्वारा भारत में इन देशज प्रजातियों को इंट्रोड्यूस किया गया है। मनुष्य भी करता है, जैसे यूकेलिप्टस देखते हैं हम लोग, लैंटाना देखते हैं, या कांग्रेस ग्रास जो है जिसको हम लोग बोलते हैं गाजर घास, ये क्या है, मनुष्य द्वारा लाया गया है। यूकेलिप्टस को हम लोग लाए थे अपने वनावरण को बढ़ाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस लाया गया। हालांकि इस समय तो बहुत बड़ी समस्या है, इकोलॉजिकल बहुत बड़ा टेररिस्ट उसको बोल दिया जाता है, एक समस्या है। दूसरी लैंटाना जो है वो भी बहुत बड़ी समस्या है, उसको लाया गया था मृदा अपरदन को रोकने के लिए। कांग्रेस ग्रास जो है, या जिसको बोलते हैं कि गाजर घास, ये गेहूं के साथ मैक्सिको और यूएस से आ गई थी भारत में, तो वो बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। तो किसी न किसी प्रकार से मनुष्य भी इसको लाता है। पशु पक्षी बहुत बड़े इसको ट्रांसफार्मर एजेंट होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन वनस्पतियों को स्थानांतरित करते हैं। जैसे पक्षी है, कोई फल खाया, फल खा के कहीं दूसरी जगह बीट किया, तो फल खाने के साथ साथ जो वो परिवहन कर रहा है बीज का, कहीं अन्य जगहों पे क्या किया, बीट के माध्यम से उसको बिखेर दिया। पशु भी यही काम करते हैं कि पशु ने कोई फल खाया, बीज उसके पेट में रह गई, फिर वो कहीं अगर इसको पू किया है तो वहां पे जाकर, या मल मूत्र किया है तो वहां पे उसका बीजारोपण हो जाएगा, वहां पे उसका बिखराव हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। फिर छोटे छोटे जो पॉलेंट्स है या जो बीज है, जैसे कि कपास का बीज है, वो हवाओं में उड़ता रहता है, हवाओं में उड़ता रहता है, और कहीं अप्रोप्रिएट जगह पे अगर गिर गया और फेवरेबल कंडीशन मिली तो वहां पे ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से ये भी इनका बहुत बहुत अलग अलग जगहों पे भारत में इनका एक तरह से पदार्पण हुआ है, या कहा जाए कि विभिन्न क्षेत्रों से भारत में ये आए हैं। तो 60% जो भारत की पादप समुच्चय है वो तो देशज है, लेकिन 40% कहीं ना कहीं भारत के बाहर से भारत में आया हुआ है। अब कैसे आया हुआ है इसके वजह से हम डिस्कस कर लिए। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे भारत के मैप में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो हिमालय है एक बैरियर के रूप में तो है हिमालय, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा बैरियर नहीं है कि वनस्पतियां हिमालय को क्रॉस न कर सके, या यहाँ से पशु पक्षी क्रॉस करके न आ सके। अब जानते हैं कि साइबेरिया से या
मंगोलिया से या यूरोप से, अफ्रीका से बहुत दूर दूर से पक्षी माइग्रेट करके भारत में आते हैं। तो वो पक्षी क्या है, रास्ते में फल खाते हैं, फूल खाते हैं, तो उनके बीज कहीं ना कहीं वो ले आके भारत में बिखेर देते हैं। फिर इधर से बहुत से जीव जंतु पलायन करके भारत में आए। फिर बहुत से जीव हैं जो सागरी मार्गों से भारत में आए। तो ये विभिन्न क्षेत्रों से आकर भारत में क्या किए हैं, इन पादपों का बीजारोपण किए हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनका वर्गीकरण, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, इनका स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। यह भी वर्गीकरण इसका बहुत छोटा सा वर्गीकरण है। तो क्या है, प्रशासनिक एवं स्वामित्व, प्रशासनिक एवं स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, इनका वर्गीकरण मुख्यतः निम्न रूपों में किया गया। पहला है सुरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। ये पूरी तरह से क्या होता है, ये पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होता है। और इसमें क्या होता है कि सारी ह्यूमन एक्टिविटीज प्रतिबंधित होती है। ना यहाँ पे लकड़ी कटाई की जा सकती है, ना यहाँ पे पशुचारण किया जा सकता है, ना यहाँ पे कृषि किया जा सकता है, और ना ही यहाँ पे कोई अन्य प्रकार की जैसे हंटिंग या गैदरिंग है, इस तरह की एक्टिविटीज भी क्या होती हैं, प्रतिबंधित है। तो भारत के कुल जो वन क्षेत्र है उनका लगभग 55.9% भाग ये रिजर्व है। अब ये क्या है, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, सेंचुरीज हो गई, उनके रूप में ये एक तरह से कन्वर्टेड है। दूसरा है संरक्षित, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि ये भी सरकार के नियंत्रण में होते हैं, ठीक है, लेकिन स्थानीय समुदाय को, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, मुख्यतः जो आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जिस जनजातियां हैं या कुछ अन्य लोग हैं, उनको क्या किया जाता है कि कुछ न कुछ यहाँ पर अनुमति होती है। जैसे लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, पशुचारण की छूट होती है, फल वगैरह गिरा हुआ है तो उसको कर सकते हैं, या तेंदु पत्ता है, पलाश का पत्ता है, तो उसका ये हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, अपना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। ये कुल वनों का कितना है, 28.7% भाग है। क्या है, ये प्रोटेक्टेड है। पहला क्या था, रिजर्व था। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड है। तीसरा आता है अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड। इसका मतलब है कि ये ऐसे वन है जिनका अभी वर्गीकरण नहीं किया गया है, और इन पे प्रतिबंध बहुत सीमित होता है। यानी कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी होती है, और ह्यूमन तो जानते हैं कि आज के समय में प्रतिबंधित भी होता है, उन क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता रहता है। ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि कुछ प्रतिबंधों के साथ या कुछ छूटों के साथ यहाँ पे वृक्षों को काटने की भी अनुमति होती है, पशुचारण की भी अनुमति होती है, और यहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग भी किया जा सकता है। तो एक तो ये वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण किया जाता है इसको कि देखिए, जो वन है ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, वन क्या है, समवर्ती सूची में। अब आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हम लोग पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि पहले ये क्या था, राज्य सूची में था, फिर समवर्ती सूची में कर दिया गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका वर्गीकरण किया गया तो कुछ बोला जाता है ये राजकीय वन है। राजकीय मतलब स्टेट फॉरेस्ट है। तो ये क्या है, ये वन पूर्णतः केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है। अब ये कुल वनों का कितना है, ये लगभग 93.8% है जो राजकीय वन है। या तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। ये क्या है, कुल वनों के 93.8%। दूसरा है सामुदायिक या कम्युनिटी, जो कम्युनल फॉरेस्ट है या कम्युनिटी फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। अब ये किसके नियंत्रण में होता है, ये स्थानीय निकायों के नियंत्रण में होता है, जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है। ठीक है, इनके नियंत्रण में ये होते हैं। उन्हीं की देख रेख में इनका संवर्धन किया जाता है। और ये कुल वनों का कितना है, 4.9% है ये। ठीक है। फिर होता है निजी वन, प्राइवेट वन है। ठीक है। और ये क्या होता है, ये व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में होता है, और कुल वनों का 1.3% भाग निजी वनों के हैं। तो एक तो इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जो संवैधानिक प्रावधान है या स्वामित्व के आधार पर या नियंत्रण के आधार पर किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वन जो होते हैं या प्राकृतिक वनस्पति है, इनको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं या कौन कौन से फैक्टर नियंत्रित करते हैं। तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी चीजों के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि वनस्पतियां वही उगेंगी जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होगी, जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, वहीं पे बड़ा प्राकृतिक वनस्पतियां उगेंगी। जलवायु अच्छी का मतलब होता है, देखिए किसी भी पादप के संवर्धन के लिए एटलीस्ट कुछ टेम्परेचर चाहिए। जैसे मान लिया जाता है कि 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर है, तो वहां पे स्प्राउटिंग होगी, बीजों का अंकुरण होगा और वर्धन शुरू हो जाएगा। आर्द्रता की मात्रा भी अच्छी खासी होगी, तभी ये क्या होंगे, उगेंगे, पौधे उगेंगे। तो अगर किसी जगह पर उष्णार्द्र जलवायु है, या कहा जाए कि अच्छा खासा सूर्यातप की मात्रा प्राप्त हो रही है,
और आर्द्रता की मात्रा भी अच्छी खासी, यानी कि वर्षण की प्राप्ति भी ठीक ठाक हो रही है, तो वहां पे वनस्पतियां उगना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया, वहां पे प्राकृतिक वनस्पतियां उगेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवरेबल होनी चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं ना कि भारत में कहा भी जाता है कि दुनिया की सारी वनस्पतियां भारत में पाई जाती है, मतलब दुनिया में कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की वनस्पति हो, वो भारत में लगभग पाई जाएगी। क्यों ऐसा बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि भारत में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन बहुत अधिक है, जलवायु की विविधता भारत में बहुत अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर वनस्पतियों की विविधता भी क्या है, बहुत अच्छी खासी है। अब वनस्पतियां किसका प्रतिनिधित्व करती है? जलवायु का करती है। अगर जलवायु फेवरेबल है तो वनस्पतियां भी बहुत अच्छी होंगी, और जलवायु अगर अनफेवरेबल है तो वनस्पतियां भी नहीं होंगी। तो वनस्पतियां क्या करती हैं? जलवायु को या क्लाइमेटिक कंडीशन को फॉलो करती रहती हैं। जिस प्रकार की जलवायु होगी उस प्रकार की वहां वनस्पतियां विकसित होंगी। ठीक है, सूर्यातप की अवधि, अब मान लीजिए जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वर्षा, जैसे हम लोग के भारत में क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का जो काल है, जो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है, तो उसमें क्या होता है कि आर्द्रता की मात्रा भी बहुत अच्छी खासी होती है और सूर्यातप की मात्रा भी अच्छी खासी प्राप्त होती है। ऑन एवरेज टेम्परेचर जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। तो इसलिए क्या होता है, सूर्यातप की मात्रा भी अच्छी होती है, दिन बड़ा होता है, तो जितना सनलाइट मिलेगा उतना ही क्या करेंगे, पौधा फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्यातप की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। तो अगर सूर्यातप की मात्रा या सनलाइट की अवधि अधिक रहेगी तो वनस्पतियां ज्यादा ग्रो करेंगी, ज्यादा वर्धन करेंगी। तो एक जाहिर सी बात है कि सूर्य की अवधि, सूर्यातप की अवधि, जितना देर तक सूर्य की किरणें मिलती रहेंगी वनस्पतियां उतना ज्यादा ग्रो करेगी। जैसे कि हम लोग वर्षा के ऋतु में देखते हैं ना कि अच्छी खासा वहां पे आर्द्रता भी रहती है और तापमान भी रहता है, इसलिए वनस्पतियां क्या होती है, अच्छा खासा ग्रो करती है। उच्चावच, उच्चावच को डिफाइन कैसे करेंगे कि देखिए हम लोग जानते हैं कि औसत समुद्र तल पर, मतलब औसत समुद्र तल जो धरातल के पास है, यहाँ पर क्या होता है कि वनस्पतियों को ग्रो करने के लिए आर्द्रता एवं तापमान दोनों अच्छा खासा मिलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम पर्वतीय भागों पे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आर्द्रता की मात्रा और तापमान, वायु का तापमान क्या होता रहता है, कम होता जाता है। तो देखेंगे कि अगर धरातल के पास, औसत समुद्र तल के पास वनस्पतियों को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए फेवरेबल कंडीशन अच्छी खासी प्राप्त होती है, जबकि जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं पर्वतीय भागों पर, वायु का तापमान और वायु में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा कम होने लगती है। तो ऊंचाई के साथ साथ वायु का क्या होता है, तापमान भी कम होता है, उसमें आर्द्रता की मात्रा भी कम होती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वनस्पतियों का आवरण या वनस्पतियों की इंटेंसिटी या डेंसिटी दोनों कम होने लगती है, और ऊपर जाने पे कुछ सेलेक्टिव वनस्पतियां ही जाकर बची रह जाती हैं जो ग्रो करती हैं। तो उच्चावच एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। जैसे जैसे समुद्र तल से, औसत समुद्र तल से हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वनस्पतियों का आवरण कम होता जाता है या उनकी विविधता भी कम होती जाती है। ढाल व ढाल की दिशा, जाहिर सी बात है कि जो ढाल सूर्य के सामने पड़ेगा, मान लीजिए सूर्य है तो जो ढाल सूर्य के सामने पड़ेगा यहाँ पर वनस्पतियां ग्रो करेंगी, और जो ढाल सूर्यातप के विपरीत है पर्वतीय भागों का, वहां पर वनस्पतियां उतनी अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, क्योंकि वनस्पतियों को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। और इसको हम लोगों ने देखा था, एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, जब देखा था हम लोगों ने मानसून, तो उसमें देखा था कि हिमालय के दक्षिणी ढाल पे तो वनस्पतियों का सघन आवरण पाया जाता है, लेकिन हिमालय का जो उत्तरी ढाल है, जो तिब्बत के पठार की ओर है, उसमें वनस्पतियों का सघन आवरण नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि वो ढाल सूर्यातप की क्या है, विपरीत दिशा में पड़ जाता है, तो इसलिए ढाल और ढाल की दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मृदा व पोषक तत्व, जाहिर सी बात है कि वनस्पतियों के लिए मृदा जरूरी है। अगर मृदा और मृदा में पोषक तत्व नहीं होंगे तो वनस्पतियां ग्रो नहीं करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर मृदा उर्वर है, उसमें पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा है, तो वहां पे वनस्पतियां ग्रो करेंगी। और अगर मृदा बंजर है या उसमें पोषक तत्वों का अभाव है, तो वहां पे वनस्पतियां उतने अच्छे से वर्धन नहीं करेंगी। ठीक है, हम लोग देख लिया जलवायु में वर्षा की मात्रा, अवधि, आर्द्रता। वर्षा की मात्रा का मतलब मात्रा क्या है कि अच्छी खासी वर्षा हो। अवधि का मतलब है कि पूरे वर्ष वर्षा की मात्रा प्राप्त होती हो, ये ना कि कुछ महीने वर्षा हो जाए कुछ महीने सूखे हो जाए, इसका मतलब नहीं है। और वर्ष भर आर्द्रता की मात्रा बनी रहे, ठीक है, ये भी होना चाहिए। जैविक कारक, जैसे जीव जंतु का योगदान,
अब देखिए क्या होता है कि बहुत से जीव जंतु ऐसे होते हैं कि जो मृदा को संसाधित करते रहते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते रहते हैं, जैसे केचुआ है, ठीक है, अर्थवर्म है। ये क्या करता रहता है, मृदा की प्रोसेसिंग करता रहता है, इसीलिए कहा जाता है केचुआ किसान का मित्र है। मित्र का मतलब यही है कि वो किसानों की मृदा को क्या करता रहता है, इनरिच करता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि हाथ मिला के हाइड शेक करता रहता है किसान से कि मित्र हो गया, ऐसा तो है नहीं कि नहीं ये फार्मर बॉडी है। बस उसके कहने का मतलब यही है कि ये मृदा को क्या करता रहता है, संवर्धित करता रहता है, उसको इनरिच करता रहता है। बहुत से जीव जंतु होते हैं जो मृदा को नष्ट भी करते हैं, जैसे जितने भी बिलकारी जीव हैं, जैसे रोडेंट्स हैं, ये गिलहरी है, चूहे हैं, ये क्या करते रहते हैं, मृदा को खोदते रहते हैं इधर से उधर, तो उसमें भी प्रोसेसिंग तो करते ही रहते हैं। ठीक है। मानवीय कारक क्या हो गया, मानवीय कारक आज के समय में जानते हैं कि मनुष्य सबसे बड़ा एजेंट है, किसी भी कार्य को करने में मनुष्य का सबसे ज्यादा योगदान है, तो ये मानवीय कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मानवीय कारक जो वनस्पतियों के उगने में तो भूमिका निभाते ही हैं, ठीक है, कि भाई उन्होंने क्या किया है, कौन सी वनस्पतियों का रोपण किया है, कैसे उनका संवर्धन कर रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, किस प्रकार की वनस्पति का उगना निश्चित होगा, ये भी कौन करेगा, मनुष्य करेगा। और आज के समय में देखिए मनुष्य क्या कर दिया है कि एक क्रिएटिव के साथ साथ एक डिस्ट्रक्टर भी हो चुका है, यानी कि एक विनाशक भी हो चुका है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो बताया जा रहा है कि आज के समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्य कारक कौन है या मुख्य इसका कर्ता धर्ता कौन है, इसका मुख्य कर्ता धर्ता मनुष्य है। तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य क्या कर रहा है, वनस्पतियों के उगने और इनके संवर्धन को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। पर पता चले कि हम एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट बनाना चाहते हैं, फैक्ट्रियों का निर्माण करना चाहते हैं, यातायात साधनों का विकास करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वेजिटेशन को काट देते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों को काट देते हैं, वनों को काट दे रहे हैं। ठीक है। हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना रहे हैं, जल विद्युत परियोजनाओं का विकास कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो बड़े बड़े रिजर्वायर बन जा रहे हैं, बड़े बड़े तालाब बन जा रहे हैं, जलाशय बन रहे हैं, तो वनस्पतियां बड़े पैमाने पे क्या हो रही है, सबमर्ज हो जा रही है, डूब जा रही है। तो आज के समय में मानव बहुत ज्यादा सक्रिय एजेंट हो चुका है किसके, वनस्पतियों के उगने और संवर्धन करने में। ठीक है। फिर वैश्विक उष्मन है, ग्लोबल वार्मिंग है। जाहिर सी बात है कि जब वैश्विक वैश्विक उष्मन हो रहा है तो वैश्विक उष्मन का मतलब क्या है कि औसत जो वायुमंडल का तापमान है, वायुमंडल का मतलब क्या है, जो पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल है जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, उसका औसत तापमान कितना है, औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अब धीरे धीरे इस औसत तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब ये वृद्धि हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग बड़े पैमाने पे फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधनों का दहन कर रहे हैं और वनों की कटाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वैश्विक उष्मन के कारण बहुत से ऐसे वनस्पतियां या पादप हैं जो ऊंचे तापमान को सहन नहीं कर सकते और वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे या मर जाएंगे। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि बड़े पैमाने पर जो तापमान और आर्द्रता का पैटर्न है निश्चित है, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है, जहाँ पे पहले अच्छी खासी वर्षा होती थी वहां पे वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन हो गया, सूखा पड़ रहा है। जहाँ कहीं भी सूखा पड़ता था वहां पे वर्षा होने लगी। ठीक है। या औसत वर्षा की मात्रा कहीं पे घट जा रही है, कहीं पे बढ़ जा रही है। जो चरम वायुमंडलीय घटनाएं हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, इनकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता में वृद्धि हो रही है। तो ये सब मिल के क्या कर रहे हैं, वनस्पतियों के संवर्धन को प्रभावित कर रहे हैं या वनस्पतियों के उगने को प्रभावित कर रहे हैं। फिर है प्रदूषण। अब ये जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण कई प्रकार का हो सकता है, जैसे मृदा प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है। ये सब मिल के क्या करते हैं, वनस्पतियों को दुष्प्रभावित करते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे वनस्पतियां उगी हुई हैं लेकिन वहां पे मृदा प्रदूषण हो रहा है। मृदा प्रदूषण कैसे हो रहा है, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री का गंदा पानी जो है वो जाके उस भूमि पे बह रहा है, तो उससे क्या होगा कि उस इंडस्ट्री से निकला हुआ जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, हार्मफुल, जितना भी हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ है, जल है, पदार्थ है, वो जल में घुल जाएगा और उस मृदा पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। धीरे धीरे वनस्पतियां उसको ग्रहण करेंगी तो धीरे धीरे वनस्पतियों में वो जहरीला तत्व पहुंचेगा तो वनस्पतियों को दुष्प्रभावित करेगा। अब इसी तरह से क्या है कि जल में घुले हुए हैं, वायु में घुले हुए हैं। अब आज के समय में देखा जाता है कि आप देखेंगे अपने आसपास के जो वृक्ष है, इतनी ज्यादा व्हीकल्स हम लोग चला रहे हैं और इतना फॉसिल फ्यूल का दहन कर रहे हैं हम लोग कि जो प्लांट्स की पत्तियां हैं, अगर प्लांट की पत्तियों को देखेंगे थोड़ा सा भी पुराना रहेगा
तो ये पूरा डस्ट कवर हो जाएगा। इसको देखा जाएगा तो ये पूरे प्लांट की पत्तियाँ क्या हैं? ये डस्टी-डस्टी है। पूरी तरह से प्लांट की पत्तियाँ क्या है कि डस्ट से कवर हो चुकी है। अब जब डस्ट इन पे जमी हुई है तो ये फोटोसिंथेसिस उतना इफेक्टिवली नहीं करेंगी। उतना एफिशिएंटली वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी। तो इससे क्या होगा कि ये अपना भोजन नहीं बना पाएँगी, अपना वर्धन नहीं कर पाएँगी। तो ये प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये भी किसका काम है? मानवीय कारक। आज के समय में मनुष्य सही मायने में देखा जाए तो आज के समय में मनुष्य एक ठीक है, आज के समय में मनुष्य बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव तो काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ इतना बड़ा डिस्ट्रक्टर हो चुका है, इतना बड़ा विध्वंसक हो चुका है कि एक तरह से प्रकृति के संतुलन को ही या प्राकृतिक नियम को ही क्या कर दिया है, बदल के रख दिया है। तो बाकी जीव-जंतुओं पे तो इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही मनुष्य के जीवन पर भी इसका बहुत अच्छा खासा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है? तो ये हम लोग देखा वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, इसके आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण। थैंक यू।